ऑलराइट बेटा। सो आपके जो पेपर के डाउट्स हैं वो मैंने पहले ही मार्क कर रखे हैं। तो आपके पास जो भी पेपर है उससे आपको मिलाना है कि कौन सा क्वेश्चन आपका ये रहा। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उनको ऑलरेडी मार्क कर रखा है। आंसर्स बेटा यहाँ पे ऑलरेडी मार्क कर रखे हैं विद रेड। जैसे 21 का ए है, 22 का ए है, 23 का ए है, राइट। 24 वी हैव सी। तो ये ऑलरेडी मार्क्ड है, तो आप इसको देख लेना अपने से। मैं ये पीडीएफ भी आपको शेयर कर दूंगा। फिलहाल आ जाओ क्वेश्चन नंबर 121 पे जो डाउट है मैं उसको डिस्कस कर लेता हूँ। आप ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि 1 ml, राइट, वाटर, कितने ड्रॉप्स हैं बेटा इसके अंदर 1 ml में। तो बोल रहा है कि एज्यूम करो अगर ऐसे ऐसे खूब सारे, कितने 25 ड्रॉप्स हैं ना। 1 ml ऑफ वाटर हैज 25 ड्रॉप्स। अगर एज्यूम करो इतना बोल रहा है 25 ड्रॉप 1 ml का। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 ड्रॉप। तो एक जो सिंगल ड्रॉप है उसका इसमें मॉलिक्यूल पूछ रहा है। मॉलिक्यूल मतलब क्या पूछ रहा है, नंबर्स। यस और नो, यहाँ तक क्लियर है। अब एक बात बताओ बेटा, 25 ड्रॉप मिला करके 1 ml हुआ, तो वॉल्यूम ऑफ वन वन ड्रॉप कितना होगा। 1/25। हाँ, विल बी इक्वल टू 1/25 ml। और बताओ इसकी डेंसिटी कितनी है वाटर की, 1 ग्राम पर ml। क्यों चाहिए, क्योंकि आपको जब तक मास ना मालूम हो, मास ऑफ 1 ड्रॉप, तब तक कैसे काम चलेगा। सो मास ऑफ 1 ड्रॉप ऑफ वाटर कितना है। तो आप बोलोगे सर 1 ml इज इक्वल टू 1 ग्राम। सो बेसिकली मेरे को वॉल्यूम मालूम है, तो मास विल बी इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। और डेंसिटी कितना था, 1 ग्राम पर ml। वॉल्यूम कितना है, 1/25 ml। तो क्या ml कट के ये 1/25 ग्राम्स आ गया क्या। अब यस बेटा सर। बताओ ये क्या है, दिस इज मास ऑफ वाटर गिवन टू यू। क्या आप मोल निकालना नहीं जानते हो, मोल इज इक्वल टू मास बाई मोलर मास ऑफ वाटर। एंड क्या मोल इज इक्वल टू गिवन नंबर बाई एवोगाड्रो नंबर भी होता है क्या। जी सर। तो आपको n निकालना है, तो क्या करोगे, मास ऊपर रखोगे, मोलर मास नीचे। मास कितना था, 1/25। मोलर मास कितना है बेटा, 18। तो 1/25 होल डिवाइडेड बाई 18 जब करोगे तो नीचे ही आ जाएगा वो ना, 18। और इंटू एवोगाड्रो नंबर, तो यही आंसर होगा 1/25 इंटू 18 इंटू एवोगाड्रो नंबर। अब ऑप्शन मैच कराते हैं, देखते हैं क्या है। यहां तक में किसी को कोई डाउट। यहां तक में किसी को कोई डाउट, बोलो भाई। नो सर। नो सर। तो नो सर। अब बेटा बताओ Na। तो कोई भी आंसर डायरेक्टली इस फॉर्म में नहीं दिया, ये तो हो ही नहीं सकता है। आप देखो बी तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं, क्योंकि 25/18 है, यहाँ 25 × 18 है नीचे। 18/25 भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं है। तो हमारे पास चांसेस क्या है, या तो 0.02/9 है, या तो फिर 0.04/25। तो अगर नीचे आप 25 को रखते हो बेटा, तो ये 1/18 को आपको हटाना पड़ेगा। तो 1/18 का वैल्यू कितना होता है बताओ, 1/18 का वैल्यू कितना होता है निकालो। 1/18, 1/18, इसकी वैल्यू आएगी 0.055। आप करके देख लो, 1 से डिवाइड कर लो ना, 1 को डिवाइड कर लो 18 से, तो 1 करोगे, यहाँ पॉइंट लगाओगे तो एक 0 आएगा, फिर एक 0 लगाओगे तो 100 आएगा। अब 18 को यहाँ पे करना है, तो 18 5 जा 90, फिर 10 बच जाएगा, फिर वो एक 0 और आ जाएगा, तो ये 0.0555 ऐसे चलता रहेगा। ऊपर कितना दिया है, 0.04, विच मीन्स नॉट करेक्ट। अच्छा, फिर यहाँ नीचे 9 रखा है, तो मैं क्या करूं, अपने आंसर को, जो मेरा आंसर आया था उसमें ट्राई करता हूँ नीचे 9 का एक फैक्टर रुक जाए। अगर नीचे 9 रुक गया बेटा, हमारा आंसर क्या था, 1/25 इंटू Na। अगर बताओ आंसर में नीचे मेरे को 9 रोकना है, तो इस 18 को फैक्टराइज कर दूं। तो क्या मैं लिख सकता हूँ 1/25 इंटू 2 इंटू 9 इंटू एवोगाड्रो नंबर। अब बताओ 1/50 हो गया
इंटू 9 इंटू अवोगाड्रो, और 1/50 का वैल्यू कितना होगा भाई? 0.02 अपॉन ये नीचे 9 Na। तो क्या ये मैच कर रहा है? क्या ये मैच कर रहा है मेरा आंसर? यस। तो मतलब इसमें ये था कि आपको थोड़ा कॉमन सेंस लगाना था कि मेरे ख्याल से आंसर काफी सारे लोग यहाँ तक पहुंचे होंगे। अब इसके बाद आप नहीं कर पाए जस्ट बिकॉज कि आप पेशेंस नहीं, पेशेंस से देखा नहीं आपने, डायरेक्ट क्वेश्चन ना होकर के थोड़ा सा घुमाया हुआ है बस। कुछ नहीं है, ये मैनिपुलेशन, नॉर्मल मैनिपुलेशन है। आपको पैटर्न पकड़ना पड़ेगा कि नीचे यहाँ 25 छोड़ दिया, इसका मतलब 1/18 का सिंपल वैल्यू ले लिया है, तो वो 0.055 आ रहा था, ऐसे ही चला गया, है ना? आ रहा है बात समझ में? बोलिए। यस सर। ठीक है, चलो बेटा। तो ये तो रहा पहला क्वेश्चन, इसमें 21। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 24। 24 में क्या है बेटा कि एन अननोन क्लोरो हाइड्रोकार्बन, देखो नाम से कितना डरा रहा है ना? एन अननोन क्लोरो हाइड्रोकार्बन हैज 3.55% ऑफ क्लोरीन। If each molecule of hydrocarbon has one chlorine atom only, then chlorine atom present in 1 gram of हाइड्रोकार्बन आर। अब ये भी क्वेश्चन काफी काफी घुमा के पूछा हुआ है ना। तो अब आ जाओ समझने की कोशिश करते हैं क्या है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है बेटा, इसमें से ये क्वेश्चन टफ है, रियली टफ है ये। तो जब भी पेपर टफ हो जाता है तो ऐसे केस में आपको कभी भी जल्दीबाजी में पेपर नहीं अटेम्प्ट करना चाहिए, वरना आपके नेगेटिव होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। पेपर टफ हो जाए तो आप सेलेक्टिव हो जाओ, क्वेश्चन को ऐसे चूज करो जो कि रिलेटिवली इजी हो। ठीक, तो आओ देखते हैं इसमें क्या है। तो कोई हाइड्रोकार्बन है, मतलब जिसमें कार्बन भी है, मैं ऐसे मान ले रहा हूँ, नाम लिख रहा है क्लोरो हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है, क्लोरीन भी है। अच्छा, क्लोरीन कितना बोला है इसने? इफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोकार्बन हैज वन क्लोरीन एटम ओनली, एक ही क्लोरीन है इसके पास। ठीक है, चलो बढ़िया ही है। क्लोरीन एटम प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ दिस आर, और इसके अंदर परसेंटेज क्लोरीन कितना दे रखा है बेटा? 3.55%, है ना? और अब आपसे क्या पूछ रहा है? क्लोरीन एटम्स, नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स क्वेश्चन पूछ रहा है इन मास ऑफ, ये जो CXHY है उसका आपको मास दिया है, CXHYCl, इसका मास दे रखा है 1 ग्राम। बोला इसके 1 ग्राम में आप कितने क्लोरीन एटम है वो निकालिए। तो देखो क्वेश्चन को पहले सिंपल करते हैं, सबसे पहले ये निकालते हैं कि भाई परसेंटेज क्लोरीन कितना दिया है? 3.55%। और इसका मास कितना दिया है बेटा? इसका मास कितना दिया है? इसका मास कितना दिया है? 1 ग्राम, ये ना। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 1 ग्राम ऑफ क्लोरोहाइड्रोकार्बन के अंदर आपको क्लोरीन एटम्स निकालना है। तो एक बात बताओ, अगर आपको इसका मास मालूम हो और ये मालूम हो कि इसमें क्लोरीन कितना है, तो क्या आप मास ऑफ क्लोरीन निकाल लोगे? बिल्कुल वही फॉर्मूला लगाएंगे, मास ऑफ क्लोरीन डिवाइडेड बाय मास ऑफ CXHYCl इंटू 100 इज इक्वल टू परसेंटेज क्लोरीन। और ये वैल्यू कितनी दी हुई है परसेंटेज क्लोरीन की? 3.55। इसके जगह पे मैं क्या लिख दूं? 3.55। अब मास ऑफ क्लोरीन मेरे को पहले निकालना है, तो मास ऑफ क्लोरीन अपॉन मास ऑफ CXHY, मतलब वही यार क्लोरोहाइड्रोकार्बन जो मैं उसको लिख रहा हूँ इतना बड़ा सा, कितना मास लेना है? 1 ग्राम इसने बोला है, तो इसको मैं नीचे 1 ग्राम कर ले रहा हूँ। मास ऑफ क्लोरीन डिवाइडेड बाई 1 ग्राम इंटू 100 इज इक्वल टू 3.55। तो क्या यहाँ से मास ऑफ क्लोरीन आ गया? कितना आ गया बेटा? 3.55 ना, डिवाइडेड बाई 100 ग्राम, ये आ गया मास ऑफ क्लोरीन। अब बेटा बताओ, क्लोरीन का मास आपको मालूम है तो क्या मोल नहीं निकाल सकते हो क्लोरीन का? कितना आएगा?
3.55 अपॉन 100, 3.55 अपॉन 100 एंड होल डिवाइडेड बाई मोलर मास कितना होता है क्लोरीन एटम का? 35.5। ये याद था सबको? ये अगर नहीं याद रहेगा तो फिर आप गलत कर सकते हो। 35.5। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो बेटा ना, सिंप्लीफाई कर लो तो 100 नीचे आ जाएगा यहाँ पे, ये 100 नीचे आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? 3.55 अपॉन 100 टाइम्स ऑफ 35.5। अच्छा आप देखो, अगर आप इसको इससे कटाते हो तो 1/10 का फैक्टर आ जाएगा, तो 1/1000 आ गया क्या चीज? मोल ऑफ क्लोरीन। लेकिन आपसे क्लोरीन का नंबर पूछा है, तो नंबर ऑफ क्लोरीन कितना होगा भाई? जितना मोल मल्टीप्लाई बाई एवोगैड्रो नंबर, इंटू एवोगैड्रो नंबर कितना है? 6.02 इंटू 10⁻23। अब बताओ नीचे 1000 है, 30 और यहाँ का 10⁻23, 3 निकाल देंगे तो कितना आएगा? 6.02 इंटू 10⁻20। ये आएगा इसका आंसर। देखते हैं इसमें कोई आंसर मैच कर रहा है। हाँ जी बिल्कुल मैच कर रहा है, 6.02 10⁻20। आ रहा है बात समझ में? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर मोल्स हमने पहले मोल्स मास ऑफ क्लोरीन निकाला, उसके बाद हमने मोल निकाला, उसका क्या निकाला? हाँ बेटा, पहले मास निकाला क्लोरीन का कितना है, तो वो मेरे को मालूम चल गया मास कितना है, हाँ जी सर। परसेंटेज दिया है 3.55, तो वहां से मैंने मास निकाल लिया। क्लोरीन का मास कितना आया? दिस वैल्यू है। अब इसके मास से फिर नंबर ऑफ मोल क्लोरीन का निकाला, क्यों? क्योंकि मुझे फाइनली नंबर ऑफ एटम्स चाहिए, तो मास से मैं मोल पे जाऊंगा एंड मोल से फिर मैं कहाँ पे जाऊंगा? नंबर पे। ओके सर। ठीक है, यस। यही तो किया है। चलो ठीक है, तो ये थोड़ा घुमाने वाले क्वेश्चंस हैं इसमें, मतलब सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है ना। आइए देखते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 26। तो इसमें क्या है बेटा? प्रोडक्शन ऑफ आयरन इन ब्लास्ट फर्नेस फॉलोज इक्वेशन। देखो ये सब कहानियां ऐसी लिखी रहती हैं, इन पे आपका ज्यादा ध्यान नहीं रहना चाहिए, मेन रहना चाहिए इक्वेशन पे। तो Fe3O4 प्लस CO फॉर्मिंग Fe प्लस CO2। अब इसमें क्या लिखा है? व्हेन 4.64 किलोग्राम ऑफ दिस एंड 2.52 किलोग्राम ऑफ CO are allowed to react, then amount of iron produced in gram per mole is। ठीक है, तो बोल रहा है कि भाई ये और ये दोनों का क्वांटिटी दे रखा है आपको, और इनको रिएक्ट करा रहा है, और फिर पूछ रहा है ये बताओ। तो ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन इसमें वो बच्चे गलती कर सकते हैं जिन्होंने ये ध्यान ही नहीं दिया कि ये रिएक्शन बैलेंस्ड है कि नहीं। क्योंकि अगर आपने यही नहीं ध्यान दिया तो आप तो फिर तुरंत गलत कर दोगे। बताओ क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? देख के बताओ, No, इज sir. दिस? नहीं बैलेंस है। अब ईमानदारी से हाथ उठाना, कितने लोगों ने ये मिस्टेक कर दिया था एग्जाम में, नहीं ध्यान दिया इस चीज को, बस जल्दी जल्दी सॉल्व करने लग गए। ईमानदारी से हाथ उठाओ, रेज योर हैंड। उपेन ने किया सर गलती, मेरे से भी, तेजस तुमसे भी हुआ। मेरे से हाँ भी देखो सर। बहुत सारे बच्चे, वो मुझे मालूम है, देखो गरिमा ने भी किया। तो ये सब यही सब गलतियां होती हैं। अभी आपको आदत नहीं है ना, अभी सब्जेक्टिव पेपर लूंगा, पूछूंगा मोल क्या है, तो आप फटाफट आंसर करोगे। बट ये क्वेश्चंस अभी जो हो रहे हैं ये कुछ वैसे हैं बेटा जो अप्लीकेशन कराने पे हैं कि आप कितना अलर्ट हो एग्जाम में। ठीक है, अब आ जाओ इसको बैलेंस करके करते हैं। बहुत आसान है ये, बैलेंस करके करते हैं। चलिए भाई, यहाँ पे Fe3O4 है तो मैं आयरन बैलेंस करूंगा, Fe3O4 प्लस CO। इधर से आयरन, आयरन कितना डालूं बेटा? मैं यहाँ पे 3 डाल देता हूँ, प्लस CO2 है ना। अब मेरे को बताओ, आयरन बैलेंस हो गया, अब क्या बैलेंस करना है? कार्बन एंड ऑक्सीजन, है ना, कार्बन एंड ऑक्सीजन। अब मुझे बताओ, जितना CO इधर रहेगा उतना ही CO2 इधर रहना पड़ेगा, क्योंकि कार्बन तो सिर्फ यहीं पे है भाई, लेफ्ट करो राइट करो दोनों पे एक ही। तो मैं क्या कोफिशिएंट चूज करूं CO का एंड CO2 का?
सच दैट की चीजें बैलेंस हो जाए। फोर। हम्म। तो आप ऐसे देख लो फोर। कैसे कैसे डिसाइड करेंगे, क्योंकि जो भी होगा इधर सीओ उतना ही CO2 होगा। बट जितना भी करोगे, जैसे मान लो आपने 2 किया, यहाँ 2 किया, तो इधर में 2 ऑक्सीजन यहाँ पे दिख रहा है, जबकि यहाँ पे 4 ऑक्सीजन दिख रहा है। तो आपको ऐसे बैलेंस करना है सच दैट कि यहाँ का जो ऑक्सीजन एक्सेस है वो और इधर वाले दोनों ऑक्सीजन एक्सेस बराबर हो जाए। तो अब वो कैसे पॉसिबल है? वो कैसे पॉसिबल है? यहाँ तो एनर्जी आपकी इसको बैलेंस करने में ही लग जाएगी। तो वो तब पॉसिबल है जब आप 4 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा राइट साइड क्रिएट करो। वो कैसे बनेगा? तो देखो मैं 4 CO ले लूं, यहाँ 4 CO2 डाल दूं, अब चेक करो क्या ये बैलेंस हो गया? चेक कर लो। क्या ये बैलेंस हो गया बेटा? देख लो। बैलेंस हो गया ना? हाँ जी। अब आप ये आराम से हो जाएगा। मेरे को बताओ, मोलर मास निकाल लेते हैं Fe3O4 का, जल्दी कैलकुलेट करके बताओ। 56 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 16 जोड़ के बताओ कितना आ रहा है? 232। 232 आ रहा है। यस सर। ओके। और मोलर मास CO का कितना आ रहा है बेटा? 28। 28। 28 CO का आ गया, है ना? अब बताओ, आपको इनके मासेस दिए हुए हैं Fe3O4 के, तो क्या मोल निकल जाएगा? मोल ऑफ Fe3O4 इज इक्वल टू कितना मास है बेटा? 4.6 किलोग्राम है। देखो 4.64। तो मैं उसको लिख दूं 4.64 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई इसका मोलर मास कितना था? 232। क्या ये क्या ये आपको दिख रहा है? इक्वल करोगे तो कितना आ जाएगा? 232, एक 10 एक्स्ट्रा, और यहाँ 2। तो क्या 20 टाइम्स आ जाएगा? दिख रहा है क्या सबको? 232 से इसको करोगे बेटा तो ये 2 आ जाएगा, और डेसिमल की वजह से नीचे 100 आ जाएगा। 100,000 को खा जाएगा तो 110 बच रहा होगा। 10 इंटू 220 आ जाएगा। करके देख लेना है, ये सब इजीली होना चाहिए आपसे। तो क्वेश्चन में बेसिकली ऐसा है, इतना कहानी सुनाने के बाद, कि 20 मोल Fe3O लिया है। इसका कितना लिया है? 20, है ना? अच्छा, CO का कितना लिया है? तो CO देख लो भाई, 28 इसका मास आ रहा है, अरे मोलर मास आ रहा है। मोल निकाल लूं CO का, तो 22.52 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 28 कर दो। तो 28 से इसको मैं ढंग से कर लिख लूं तो क्या आ जाएगा? 2520 डिवाइडेड बाई 28। जरा देखो तो कट रहा है क्या डायरेक्टली? सर 90। 90 आ रहा है। यस सर। तो बस बेटा, दूसरा क्या दिया है आपको? ये 90 दिया है। मेरे को बताओ इन दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? सर Fe3O2। हाँ जी, कैसे मालूम चला? इसके कोफिशिएंट से यहाँ डिवाइड करो, ये 20 आ रहा है। ये 4 से डिवाइड करो 90 में, तो कितना आ रहा है? 22.5। 32। तो मतलब ज्यादा हो गया ना, तो ये हमारा एक्सेस रिएजेंट है। जो कम हो जाए वो लिमिटिंग। एक्स वाले मेथड से भी कर सकते हो, एक ही बात है। अब आप बताओ कि आपका आंसर क्या आएगा। यहाँ पे इसको आप वैसे भी कर सकते हो कि इसका x रिएक्ट करेगा तो इसका 4x, तो बचेगा कितना? ये 20 माइनस एक्स, और ये कितना बचेगा? 90 माइनस 4x। यहाँ से निकालोगे तो पता चलेगा लिमिटिंग रिएजेंट ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 20। अब बताओ, आयरन पूछ रहा है ना कितना बना? आयरन वो भी किस किस में पूछ रहा है? ग्राम पर मोल में पूछ रहा है। अमाउंट ऑफ आयरन प्रोड्यूस्ड इन ग्राम। अच्छा, अमाउंट ऑफ आयरन प्रोड्यूस्ड इन ग्राम, तो ग्राम में देख लेते हैं कितना आ रहा है। कितना आ रहा है भाई? तो x की वैल्यू इतनी आ गई, और ये कितना बन रहा है? 3x। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ आयरन विल बी 3 इंटू एक्स विच इज 20। कितना आ गया बेटा? 60 आ गया। और 60 मोल में कितना होगा? तो भाई मास निकाल लो आयरन का, विल बी मोल इंटू
मास 56, जरा मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है? 56 इंटू 3360 आ रहा है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। इसमें एक छोटा सा करेक्शन है, वो करेक्शन ये है कि यहाँ पे ये जो अमाउंट ऑफ आयरन प्रोड्यूस्ड है ना, वो ग्राम में होगा, ग्राम पर मोल, यहाँ पर मोल गलती से लग गया है, ये पर मोल नहीं होकर के ग्राम होगा बस। बाकी तो ठीक है क्वेश्चन, इतना आप वैसे पकड़ लिए होगे एग्जाम में कि ये क्या है ना। तो मैंने क्या किया, सबसे पहला काम मैंने किया इस रिएक्शन को बैलेंस करने का। दूसरा काम क्या किया, जो भी मासेस दिए हुए थे उससे मोल निकाल लिया। तीसरा काम क्या किया कि उससे फिर लिमिटिंग रिएजेंट वाला कंसेप्ट लगा करके कि भाई इन दोनों में कौन खत्म हो रहा है, पता चला मेरे को ये खत्म हो रहा है, यहाँ से एक्स निकाला और उससे इसका मोल निकाल लिया। इसका मोल जैसे ही मालूम चला तो इसका मास निकाल लिया। तो मैं बस मोल मास इसी में कन्वर्जन में खेल रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। आगे बात समझ में सबको? आगे बढ़े? ठीक है। तो देखो क्वेश्चंस थोड़े टाइम लेने वाले थे, और ऐसा भी नहीं है कि देखो बहुत गंदे कैलकुलेशन है, इजी है, कट जा रहे हैं डायरेक्ट डायरेक्ट। तो अगर आप टाइम दिए होगे सही से तो आपसे निकलना चाहिए। मैं अभी मार्क्स भी आपको बताता हूँ किसका कितना आया है, ठीक है। 28 Please 28 explain 25th also. 25 भी एक्सप्लेन करना है, ठीक है बेटा। हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विल वेट 1 किलोग्राम। अब पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन में कितने ले लूं कि टोटल जो कलेक्टिव मास है वो कितना हो जाए 1 किलोग्राम। तो भाई आप मान लो कि x इलेक्ट्रॉन आपने ले लिया, तो बताओ पूरे का मास कितना हो जाएगा, x इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और टोटल मास कितना होना चाहिए, 1 किलोग्राम एज पर द क्वेश्चन। अब बताओ क्या आपको एक इलेक्ट्रॉन का मास नहीं मालूम है बेटा? 9.1 इंटू 10⁻31 kg इज इक्वल टू 1 kg। क्या केजी कट गया? क्या x का वैल्यू डायरेक्ट नहीं आ गया भाई? 1/9.1 इंटू 10⁻31, जो कि ऊपर जाके क्या बन गया, 10⁻+31/9.1। ये क्या आ गए, नंबर्स आ गए। x इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, नंबर ऑफ मोल्स, हाउ मेनी मोल्स। तो मोल निकालने के लिए क्या चाहिए, नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर। नंबर कितना था, 10⁻31/9.1। एवोगैड्रो नंबर कितना होता है, 6.023 10⁻23। अब बेटा अब आपको मालूम है a बाई बी होल डिवाइडेड बाई सी है, तो कैसे लिखेंगे, 10⁻31 डिवाइडेड बाई 9.1 इंटू 6.023। और ये जो 10⁻23 ऊपर जाके माइनस कर लो, कितना आ गया ये, 10⁻23 30, हाँ जी, 10⁻8/9.1 इंटू 6.023 विल बी द आंसर। कौन सा आंसर है तो मिल तो गया, डी ऑप्शन। तो किया क्या मैंने ये मान लिया कि भाई बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मिलकर के 1 किलोग्राम हो सकते हैं। अब उनके नंबर्स को मैंने x मान लिया। अब इनका मास मैंने निकाल लिया, एक इलेक्ट्रॉन का मास मेरे को मालूम ही है, उसमें x से मल्टीप्लाई कर लिया, यही x निकालना है मेरे को। तो एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ मास रख दिया, यहाँ से x निकल गया। x को उठाया, जैसे ही मेरे को x निकला, वो तो नंबर था इलेक्ट्रॉन का, मेरे को पूछा है मोल, तो मोल विल बी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ये नंबर ऊपर रखा, एवोगैड्रो नंबर नीचे रखा, फिर सिंप्लीफाई किया तो ये आंसर आ गया समझ में, 25 भी। Yes, sir. चलो बताओ, क्वेश्चन टफ था या पेशेंस से बस करना था इसको? क्या ये टफ था या थोड़ा पेशेंस चाहिए था करने के लिए? Sir, silly mistake ही हुई। तो हाँ, वो सिली मिस्टेक्स ही होते हैं, और क्या गड़बड़ होगा भाई, जब सब चीज तुम लोग को आता है तो उसके बाद क्या मिस्टेक हो सकता है। थोड़ा सा घबरा जाओ, मान लो थोड़ा घुमा के इधर उधर पूछने लगे तो घबरा जाओ, फिर भी गलत हो जाएगा क्वेश्चन। आओ देखते हैं, C6H6 प्लस 15/2O2। ये तो 27 किसी ने पूछा भी नहीं है, चलो बढ़िया है।
30th question. What is the mole fraction of methanol in aqueous solution that is 12? मोलल इन CH3COH. M का मतलब क्या हुआ, याद करो. स्मॉल m का सिंबल क्या होता था? स्मॉल m मतलब क्या? मोलल ना बेटा, याद आ रहा है आपको? बोलिए बोलिए भाई. यस सर। तो अब बताओ, अगर मैं बोलता हूं कि 12 मोलल है, तो आप मोलालिटी का फॉर्मूला बताओ. मोलालिटी क्या हुआ? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. यही था ना? आप फॉर्मूला तो लिखो, उससे ही आंसर आ जाएगा. और मोलालिटी कितना दिया है? 12. नीचे क्या होगा? बाय डिफॉल्ट 1 होगा. तो बताओ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जो वैल्यूज है, क्या रेशियो वाइज हमें मिल गया? तो क्या बोलेंगे हम? मोल ऑफ मिथेनॉल कितना होगा सर? 12. मास ऑफ वाटर कितना होगा सर? 1 kg. क्योंकि यहाँ रेशियो से तो यही दिखने को मिल रहा है. अब बेटा, अब आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है. मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका? CH3OH का. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3OH का फॉर्मूला क्या होगा? मोल ऑफ CH3OH अपॉन टोटल मोल. CH3OH का मोल और प्लस वाटर का मोल. बोलो, अग्री करते हो सब लोग? यही होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3OH. ये सुनो. Yes. तो बताओ, CH3OH का मोल कितना है? 12 अपॉन 12 प्लस वाटर का मोल कितना? 1 किलोग्राम में कितने वाटर होंगे? 1000 ग्राम. और मोल निकालोगे वाटर का तो कितना आ जाएगा? 1000/18 मिला के 55.55. ये 55.55. ये थोड़ा कैलकुलेशन वाला था क्वेश्चन, लेकिन ये इतना भी ज्यादा नहीं है. अगर आप ऊपर से देखो तो ऊपर 12 है और नीचे 55 और 12 जोड़ लो, कितना आएगा? 67.55. 12/67.55. यही आ रहा है ना भाई? बोलिए बेटा. Yes. अब आप बताओ, इसके अप्रोक्सीमेट आंसर भी आप जाते तब भी आंसर आ जाता आपका. आप रफली इसको क्या मान लो? 67 को लगभग 70 के आसपास मान लो. तो 12/70 कर लेते, ऊपर आ जाता 1.2/7. अब 1.2/7 क्या आप आराम से नहीं निकाल लेते? 1.2/7. देखो, आंसर पास पास में नहीं है, इसलिए मैं अप्रोक्सीमेशन ले पा रहा हूँ. तो 0.17 आ रहा है. तो 0.17 आ रहा है तो मेरा यही आंसर ही है. बाकी सब तो देखो, दुगना है, 4 गुना है, 6 गुना. ये तो पॉसिबिलिटी नहीं. ऐसे अप्रोक्सीमेशन कर लेना चाहिए मेरे ख्याल से. और नहीं तो फिर आप एग्जैक्ट डिवाइड करो, थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा. तो जब आंसर इतने दूर दूर हैं तो इतना कैलकुलेशन का आपसे एक्सपेक्टेशन रहता है कि आप थोड़ी सी चीजें करोगे. तो खैर, इस क्वेश्चन का जो सबसे बड़ा पार्ट था कि कई सारे लोग तो मुझे लग रहा है यही यही गायब हो गए होंगे. कब? जब उन्होंने 12M देखा होगा, उनको पता ही नहीं पड़ा होगा ये क्या है. तो यहाँ M का मतलब क्या है? मोलालिटी. और मोलालिटी कैसे लिखते हैं? मोल अपॉन मास. और उसको यहाँ रख दो तो 12/1. तो यहाँ से मोल 12 आ गया, मास ऑफ ये आ गया 1 kg. जैसे ही आपको सोल्यूट सॉल्वेंट मिल गए, फिर तो मोल फ्रैक्शन आप आराम से निकाल सकते हो. आ रहा है बात समझ में? चलो ठीक है. मैं इस लेक्चर को अपलोड कर दूंगा. आप इसको दोबारा भी देख लेना, आपको अगर कभी तकलीफ हो किसी चीज में. क्योंकि ये पेपर रिलेटिवली अच्छा है ना, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस कम है इसमें. आइए फिर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31. इसको अगर आप सॉल्व किए होते ना पूरा अच्छे से, तो पूरा 20 क्वेश्चन में आपके 1 घंटे आराम से निकलते. अगर आपने इतना टाइम निकाल के दिया है तो आपके नंबर आने चाहिए. अगर आपके पास 20 मिनट 25 मिनट टाइम दोगे तो इस पेपर में नेगेटिव में नंबर आएंगे, क्योंकि आप जल्दीबाजी करोगे और गलत होगा. आप 1 घंटे पूरा निकाल के दोगे इसके अंदर तो आ जाएंगे नंबर. ठीक है बेटा, आगे बढ़ूं फिर. अगला क्वेश्चन देखो, 31 पढ़ लो एक बार. वेटिंग रूम ना. सो अगर आप 31 देखो,
तो 50 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट sample decomposes on heating to give magnesium oxide and 11 gram of CO2 percentage purity। अच्छा, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है ये भी कि मैग्नीशियम कार्बोनेट है, इसको गर्म करो आप। जब आप इसको गर्म करोगे तो इसने क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई ये दो प्रोडक्ट मिलते हैं, पढ़ोगे तो आपको आइडिया लगेगा। मैग्नीशियम कार्बोनेट डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, जो कि मैंने यहाँ लिखा है, एंड CO2। अब इसने बोला है कि जब इसको गर्म करते हैं तो CO2 कितना निकलता है बेटा, 11 ग्राम लिखा हुआ है, और इसका मास कितना दिया हुआ है, 50 ग्राम। लेकिन ये भी बताया है कि ये प्योर नहीं है, इम्प्योर है। कैसे मालूम, क्योंकि इसी का प्योरिटी तो पूछ रहा है। तो इसका मतलब 50 ग्राम ये सैंपल लिए हो, उसमें 50 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट नहीं होगा, बल्कि कम ही होगा, क्योंकि इम्प्योर है। तो वो कैसे निकालेंगे, तो रिवर्स तरीके से निकालो, क्योंकि जितना प्योर होगा वो तो टूट के CO2 बनाएगा ना ना। तो अब मैं इस रिएक्शन को दोबारा लिखूंगा, MgCO3 प्योर, ये जो प्योर है ये पूरी तरीके से टूट करके MgO प्लस CO2 बनाएगा। बताओ बता, CO2 का मोल निकाल सकते हो, नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 कितना आएगा, 11/44, 1/4 आ जाएगा। बोलिए बेटा। Yes, sir. तो अब बताओ, अगर ये 1/4 है तो मैग्नीशियम कार्बोनेट का मोल कितना होगा, ये भी 1/4 होगा। तो देखो ना, इसके एक मोल से इसका एक ही मोल तो बन रहा है। तो मोल ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1/4। और अगर ये 1/4 आ गई है तो प्योर मास कितना आ गया, मास ऑफ MgCO3 विच इज प्योर, प्योर मास कितना आया, 1/4 मोल था। अब मैग्नीशियम कार्बोनेट का जल्दी से मोलर वेट बताओ कितना आएगा। Mg का कितना होता है, 24, कार्बन का 12 प्लस 16 इंटू CO3 है ना 3। बताओ जोड़ के कितना आ रहा है, 84 आ रहा है क्या। Yes, sir. Yes. अब बताओ बेटा, 84 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा। कितना देख रहे हो, आसान आसान सा है कैलकुलेशन यार। 21 ग्राम आ रहा है, और ये सैंपल कितना लिया है, 50 ग्राम का ले रखा है। तो भाई बताओ, इस 50 ग्राम में 21 ग्राम ही है, तो परसेंटेज प्योरिटी कितना प्योर है। तो आप बोलोगे मास ऑफ प्योर MgCO3 डिवाइडेड बाई टोटल मास इंटू 100। भाई बताइए, मास ऑफ प्योर कितना आया, 21 ग्राम, टोटल मास कितना था, 50 ग्राम, इंटू 100। यार कितना आसान है कैलकुलेशन यार, 2 टाइम्स करके 42% प्योरिटी आ रहा है। बताओ क्या चाहिए आपको, बताओ बस, आप सोचो दिमाग लगा करके, कैलकुलेशन में कहीं फंसाया ही नहीं है पेपर में। हम्म। अब आप एनालिसिस करो, आप कि क्यों आपसे अगर नंबर इस पेपर में नंबर नहीं आए हैं तो उसका क्या रीजन है। आप एनालिसिस करो खुद बैठ करके, ठीक है। आपको कहाँ पे आपने मिस्टेक किए हैं उसको एनालिसिस करो, अगले टेस्ट में और इम्प्रूव करना है। चलो ठीक है, इसके बाद देखेंगे 32, फाइंड एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इफ M इज इक्वल टू 68% एटॉमिक मास इतना, एंड रिमेनिंग 32% ऑक्सीजन। बड़ा बढ़िया है यार, है ना? तो अब ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि कोई ऑक्साइड है जिसके बारे में कोई आइडिया नहीं है कि कितना उसमें M है और कितना ऑक्सीजन है, ये नहीं मालूम, राइट। अगर ये मालूम हो जाए तो हम फॉर्मूला निकाल देंगे, लेकिन उसमें परसेंटेज दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, 100 ग्राम मान लेते हैं। 100 ग्राम जो कंपाउंड है उसमें M कितना है, N कार्बन, ऑक्सीजन कितना है, ये लिख लेते हैं। बताइए मास कितना था, 100 ग्राम में इसका मास परसेंटेज कितना है, M का 68 ग्राम ये, तो ऑक्सीजन कितना हुआ, 32 ग्राम।
अब बताइए मास से मोल पे जाना हो, मोल, तो मोल कैसे निकलता है भाई? मास बाई मोलर मास, तो 68 अपॉन उसका एटॉमिक मास कितना है? 34। कितना आ गया ये? 2। बताओ 32 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है बेटा? 16। ये कितना आ गया? 2। तो क्या समझ में आया? M का 2 मोल, ऑक्सीजन का भी 2 मोल, तो फॉर्मूला क्या हो गया? M2O2, सिंपल फॉर्म MO। बताओ ये क्वेश्चन टफ था? बोलो। Am I audible guys? Yes, sir. Yes, yes, sir. बताओ बताओ ये टफ है क्वेश्चन? sir. क्वेश्चन को देख करके लग रहा है कि ये टफ है जब मैं सॉल्व कर रहा हूं तो? नो Sir. No, sir. तब फिर अब आप देखो कि कैसे इसमें नंबर नहीं आया अभी, ठीक है, वो चेक करेंगे हम लोग। आइए आगे देखते हैं फिर। फिलहाल 32 हो गया, 34 देख लेते हैं। गैसियस मिक्सचर है, हाइड्रोजन एंड CO2। 44% ऑफ CO2 बाई मास है। द वेपर डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर इज। ये भी, ये काफी अच्छे क्वेश्चंस में से एक है, मैं तो ये बोलूंगा कि बढ़िया क्वेश्चन है। इसको बल्कि आप लोग अच्छे से नोट करके लिखना, ठीक है, बहुत अच्छे से नोट करके लिखना। मैं इसको अच्छे से सॉल्व कर दे रहा हूँ, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपने ज्यादा सॉल्व नहीं किए हैं। मैंने फॉर्मूला तो बताया हुआ है, बट इस पे एप्लीकेशन आपने किए नहीं है ज्यादा, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन क्या है कि गैसियस मिक्सचर है, एक मिक्सचर है बेटा गैस का, और उसमें क्या क्या है? हाइड्रोजन भी है और CO2 भी है। और इन्होंने बोला है कि 44% CO2 बाई मास है। इसका मतलब अगर 100 ग्राम सैंपल लेते हो कभी भी आप, बाई मास दे, परसेंटेज कभी भी दे तो आप 100 यूनिट ले लिया करो। जो भी दे, बाई मास दे रहा है तो ग्राम ले लो, बाई मोल ले रहा है तो मोल ले लेना। तो इस 100 ग्राम में कितना ग्राम CO2 है? 44 ग्राम CO2 है। अग्री करते हो मेरे से? बोलो। और हाइड्रोजन फिर कितना ग्राम हो जाएगा बेटा? तो 100 माइनस 44 कितना आ जाएगा वो? 60। 60 56. 56 56 ग्राम ये आ गया। अब बताओ बेटा, अब आप फॉर्मूला बताओ एवरेज निकालने का। मोलर मास एवरेज कैसे निकालते थे हम लोग, या मिक्सचर का मोलर मास कैसे निकालते थे जब एक से ज्यादा चीजें होती थी? तो मिक्सचर कैसे निकालते थे? तो आप बताओ ना, मोलर मास, क्या मोल इज इक्वल टू मास बाई मोलर मास लिख सकता हूं मैं? यही होता है ना? क्या यहां से मैं ऐसा बोल सकता हूँ, मोलर मास इज इक्वल टू मास अपॉन मोल? अगर इसी को मिक्सचर लिखना हो, मोलर मास ऑफ मिक्सचर, तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ टोटल मास ऑफ मिक्सचर? भाई ऊपर तो मास ही चाहिए, डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ मिक्सचर। बोल सकता हूँ? देखो कितना सिंपल सा है कि जब कभी मोल Yes. निकालते हो तो मास बाई मोलर मास होता है। तो मोलर मास इज इक्वल टू मास बाई मोल। जब मिक्सचर निकाल रहे होगे तो मिक्सचर का मास रख लेना और नीचे मिक्सचर के मोल रख लेना। अब यहाँ मिक्सचर का मास कितना है तो क्या रख लोगे? तो मास ऑफ H2 प्लस मास ऑफ CO2, ये मिक्सचर का मास हो गया। इसको अच्छे से लिख लेना ना, मैं आपको टाइम दे दूंगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। डिवाइडेड बाई टोटल मोल, तो टोटल मोल में किसका किसका मोल है? हाइड्रोजन का मोल सर, CO2 का मोल। क्या क्वेश्चन खत्म नहीं हो गया बेटा? हाइड्रोजन का मास कितना है? 56। ऑक्सीजन का कितना है? CO2 का कितना है? 44। अपॉन इनके मोल निकाल लेते हैं। 56 मास है और मोलर मास होता है 2। बताओ इसका 44 ग्राम है और डिवाइडेड बाई कितना होगा? 44। बताओ जी कितना आ गया? 56 एंड 44, ऊपर 100 नीचे 56/2, कितना आ गया बेटा? 28 plus 1 29. 29 आ गया।
तो ये जो मोलर मास ऑफ मिक्सचर है ये 100/29 आ गया। ओके, अब क्वेश्चन में पूछा क्या था, वेपर डेंसिटी पूछा है। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, वेपर डेंसिटी आपको याद है 2 इंटू वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास होता है। बोलिए, फॉर्मूला याद है आपको? तो यहाँ से वेपर डेंसिटी कितना हो जाएगा, जितना भी मोलर मास निकाले हो बाई 2, यानी मोलर मास हमने 100/29 निकाला है, पूरे का 2 कर दोगे तो कितना आ जाएगा ये 50/29। एंड 50/29 का वैल्यू कितना होगा 1.7. 1.72। खत्म हो गया, ये रहा इसका आंसर। तो इसको अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सर इसको करने का कोई और वे भी है? क्या बेटा, सर कोई और वे है इसे करने का? कोई और तरीका इसको करने का? कोई और तरीका मतलब कोई और तरीका क्या मतलब, सीधा सीधा तो है, मैंने कहा घुमाया है इसके अंदर। वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर जानने के लिए आपको मोलर मास ऑफ मिक्सचर मालूम होना चाहिए, और ये मालूम करने के लिए मैंने ये तरीका लगाया, ये फॉर्मूला लगाया मैंने मिक्सचर। और क्योंकि 100 ग्राम दिया हुआ था तो इसलिए ऐसे ऐसे हो गया, ये पूरा नीचे मोल हो गया, और फिर मैंने यहाँ पे यूज कर लिया उसको। ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको अच्छे से नोटबुक में अपने जगह दे देना तुम लोग ना, अपने क्लास नोट्स के अंदर। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि आप इतनी प्रैक्टिस नहीं की हो इस पे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं मिटा दूं इसको, ले लिया स्क्रीनशॉट, फोटो ले Yes, लेना, नहीं sir. तो बाद में देख लेना, मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलो भाई, तो अभी आपका ये भी क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं 35 पे। सॉल्यूशन ऑफ H3PO4 डेंसिटी 1.8 ग्राम पर ml is 18 मोलर, hence mass percentage and molality, mass percentage and molality। अब ये क्वेश्चन पढ़ करके क्या समझ में आ रहा है, सॉल्व करते हैं नीचे ही। हाँ, इन्होंने बोला है कि कोई सॉल्यूशन है H3PO4 का, पहले फ्लो डायग्राम बनाओ। मैं बार बार बोलता हूँ, जब तक डेटा को आप पेपर पे लिखोगे नहीं बेटा, आपको पता नहीं चलेगा डेंसिटी कितना होता है। 1.8 ग्राम पर ml इन्होंने दे रखा है, और इन्होंने मोलैरिटी बता रखी है। कितनी मोलैरिटी बता रखी है 18 मोलर। अब देखो, मास परसेंटेज एंड मोलैरिटी तो बड़ा आसान है यार बेटा, आपको याद करो, हमने एक फॉर्मूला सीखा था, मोलैरिटी इज इक्वल टू 10x d बाई मोलर वेट। ये सुनो, याद आ रहा है आपको? अब मोलैरिटी कितना इन्होंने दे रखा है 18, उसको चुपचाप यहाँ रख दो। 10 x क्या होता है परसेंटेज बाई मास, इनटू डेंसिटी कितना है 1.8 अपॉन मोलर वेट। H3PO4 का मोलर वेट कितना होगा, निकाल लो भाई। 3 हाइड्रोजन है तो 3। फॉस्फोरस का कितना होता है 31. 31, वेरी गुड। प्लस ऑक्सीजन कितना है 4 इंटू 16, कितना आ गया टोटल, कितना आ गया टोटल? 82. 82. 82. 82, कम ऑन यार। Sir, 98. So 98. Sir, 98. 98, तुम यहाँ भी मिस्टेक कर रहे हो, 98 आ गया। अब आप सोचो 10 इंटू 1.8 विल बिकम 18, 18 18 लेफ्ट राइट से कैंसिल हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ गया, सीधा सीधा 98%। समझ में आ गया, क्लियर हो गया? Yes. कितना आसान सा था, एक लाइन में खत्म हो गया इसका 98। हाँ, अभी भी हमें मोलैलिटी निकालना है, तो क्या मोलैलिटी नहीं निकाल लोगे बेटा? क्या ऐसे क्वेश्चन हमने नहीं किए? एक बार ही एक्स आ जाए तो न्यूमेरिकल, क्लास न्यूमेरिकल में देखोगे तो दो दो तीन तीन क्वेश्चन। हालांकि ये भी अच्छे क्वेश्चन में मैं काउंट करूंगा, क्योंकि वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन में से एक है, इतना आसान नहीं है ये। सर इसमें ना वाटर का मास नहीं पता लगा। बिल्कुल मालूम चल जाएगा। अब आप बताओ, आपको क्या पता चल रहा है? 98% H3PO4 है, इसका मतलब कि 100 ग्राम के अंदर
100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर बेटा 98 ग्राम H3PO4 है, तो कितने ग्राम वाटर हो गया फिर? सिर्फ 2 ग्राम सर। तो मोलालिटी कैसे निकालूं? मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल सोल्यूट का H3PO4 मास ऑफ वाटर जो कि इन केजी। खत्म नहीं हो गया क्वेश्चन। H3PO4 का मोल बता दो भाई, 98 ग्राम है तो इसका मोल कितना आया? 1 मोल आया। यस सर। 1 डिवाइडेड बाई H2O का इन केजी 2 ग्राम अपॉन 1000 कर दो, तो नीचे डिवाइड करोगे तो ऊपर चला जाएगा, तो 1000/2 कितना आ गया? सीधा सीधा है बेटा 500। इतना बढ़िया, इतना सुंदर डेटा सेट किया हुआ पेपर है यार, इतना बढ़िया क्वेश्चन है। मतलब टफ है, टफनेस है, बट आपको डेटा के अंदर बहुत मतलब कैलकुलेशन नहीं करवाया गया है इस बार पेपर में। टफ तो है क्वेश्चन, इसमें तो कोई डाउट नहीं। ना, लेकिन फिर भी ये बढ़िया था, बहुत बढ़िया था मेरे ख्याल से। उसके बाद आते हैं 36। क्या था? मोलालिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन इज 9। द वेट ऑफ सोल्यूट इन 1 किलोग्राम H2SO4 इज। ये कर लेते हैं। 36 देख लेते हैं। मोलालिटी ऑफ H2SO4 इज 9, वेट ऑफ द सोल्यूट इन 1 किलोग्राम ऑफ H2SO। ठीक है। सो मोलालिटी ऑफ H2SO4, तो तुरंत फॉर्मूला लिखो जैसे ही आए। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट विच इज H2SO4 अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ वॉट, सॉरी क्या, मास ऑफ वाटर इन केजी। यही होता है ना, यही मोलालिटी। मोलालिटी यही है, और यही कितना दिया है? 9, यानी 9/1। तो क्या समझ में आया इससे? ये समझ में आया कि मोल ऑफ H2SO4 अगर 9 मोल है तो मोल, सॉरी, मास ऑफ वाटर कितना होगा? 1 किलोग्राम। मतलब ऐसा बोल सकते हैं 1 किलोग्राम ऑफ वाटर कंटेन 9 मोल ऑफ H2SO4। The weight of solute in 1 kilogram H2SO4 solution is, weight of the solute in 1 kilogram H2SO4 solution is, वेट ऑफ सोल्यूट पूछ रहा है। अगर 1 किलोग्राम सोल्यूशन का आ गया तो उसमें पूछ रहा है सोल्यूट का वेट। तो अब एक इस जगह से हम थोड़ा सा घूमने की कोशिश करते हैं। यहां से क्या घूमेंगे? तो ऐसा बोलेंगे कि सॉल्यूशन का जो मास होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू, तो आप बोलोगे कि सर इसमें मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। सोल्यूट का मास कितना है बेटा? तो 9 इंटू 98 ग्राम, प्लस सॉल्वेंट का मास कितना? 1 किलोग्राम विच इज 1000 ग्राम। जरा जोड़ के बताओ तो कितना आ रहा है? 9 इंटू 98 प्लस 1000 कितना आ रहा है? 1882। 1882 ग्राम। अब इससे मैं क्या डिड्यूस कर सकता हूं कि 1882 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन्स कितने मोल लिया हुआ है ये? हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2SO4? 9 मोल। ये तो है ना, देखो ऊपर से भाई, 9 मोल 1 किलोग्राम ये था, दोनों मिला करके टोटल मास इतना आ गया। तो मैं बोल सकता हूँ ना, इतने ग्राम सॉल्यूशन में 9 मोल इसका प्रेजेंट है। क्वेश्चन में पूछा क्या है? वेट बताओ सोल्यूट का इन 1 किलोग्राम सॉल्यूशन के अंदर, वेट ऑफ सोल्यूट बताना है। तो 9 मोल सोल्यूट प्रेजेंट है। सोल्यूट कौन है? ऑफ कोर्स H2SO4। लेकिन मेरे को इतने में नहीं पूछा है, मेरे को क्या पूछा है? 1 किलोग्राम में। तो पहले मैं 1 ग्राम सॉल्यूशन में निकाल लूं। 1 ग्राम सॉल्यूशन विल कंटेन कितना?
9 divided by 1882 mole H2SO4 which is solute. अब 1 ग्राम में भी नहीं पूछ रहा, मेरे से पूछ रहा 1 किलोग्राम सोल्यूशन हो, 1 किलोग्राम सोल्यूशन कंटेन्स, तो 1 किलोग्राम में कितना आएगा भाई? 9/1882। 1 किलोग्राम का मतलब क्या हुआ? 1000 ग्राम ना। 1000 में कितना होगा? 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। ये मोल है अभी भी H2SO4 का, मतलब आंसर अभी भी नहीं आया। ये 9000/1882 मोल है। लेकिन क्या उसने मोल पूछा है? क्वेश्चन देख लेते क्या पूछा है। क्या पूछा है? वेट पूछा है। तो भाई बताओ, वेट निकालना हो तो 9000000 डिवाइडेड बाई 1882 मोल को मास में बदल दें। मोलर मास 98 ग्राम। बताओ कितना आ रहा है आंसर? बोलो। 469. 9000। 468.6. हाँ, 468.6 आ रहा है ना। तो और आंसर भी देखो, नजदीक के आंसर नहीं दिए हैं। ये 469 है तो 908, यहाँ थोड़ा अप्रोक्सीमेशन भी लेते तो भी आंसर आ जाता। तो ये भी क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है। लेंदी मतलब इतना आसानी से आप नहीं कर पाओगे, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। देखो मैं एक एक स्टेप समझा रहा हूं तब मुझे इतना टाइम लग रहा है। जल्दी करना होता तो शायद इतना आपको बताता नहीं, मैं कैलकुलेशन करता चला जाता। और वो कैसे आता? जब आप प्रैक्टिस किए रहते तब आता। ठीक है, अब आ जाओ। ये 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, खत्म। अब ये क्या है? 6 पॉइंट इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया आर प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, द कंसंट्रेशन। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन था। ये नंबर दिया हुआ है यूरिया का, तो क्या मोल निकल जाएगा N/Na से? 6.02 10 के पावर 20। Na कितना होता है भाई? 6.02 इंटू 10 के पावर 23, मिला के कितना आ गया? 10 के पावर -3 मोल आ गया। किसका? सोल्यूट का, यूरिया का। अब भाई सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना दिया है? 100 ml। तो 100 ml को क्या आप 0.1 लीटर बोल सकते हो? अब क्या मोलैरिटी नहीं निकल जाएगी भाई? मोलैरिटी इज इक्वल टू, क्योंकि यूनिट देखो सबका क्या है? मोल पर लीटर। इसका मतलब मोलैरिटी पूछ रहे हैं। तो नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम। मोल कितना है? 10 के पावर -3। वॉल्यूम कितना है? 0.1। क्या आ गया आंसर? 10 के पावर -2। क्या हो गया? 0.01। तो ये तो बड़ा जल्दी सॉल्व होने वाला क्वेश्चन था, इसको आपको गलत नहीं करना चाहिए था। 0.01, तो इसका आंसर सीधा सीधा बी। तो मैं इसको टफ नहीं मानूंगा, मैं इसको आसान मानूंगा। ठीक है, 37। टफ को इसीलिए मैंने रेड कर दिया है ताकि मैं इसके हिसाब से आपके नंबर अभी इवेलुएट करूंगा। ठीक है, इसको भी थोड़ा टफर साइड में ही ले लो, कोई बात नहीं। देखना चाहता हूँ कि कितने नंबर आपके आने चाहिए। ये भी आसान ही है, बट वही है, अगर आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो तो थोड़ा सा जाएगा। ऊपर वाला कौन सा था? सब तो इजी है। ये इसको भी मैंने 26 को भी मैंने टफ साइड में ही ले लिया है ना। अननोन इतना % क्लोरीन, ये इजी था। मतलब मॉडरेट साइड में बोल दो, मॉडरेट से टफर साइड में। और ये तो आसान क्वेश्चन था, बस इसमें मैनिपुलेशन था, तो 21 को मैं इजी ही रखूंगा। और टू सम एक्सटेंट आप मॉडरेट साइड ले सकते हो, तो ऐसा कुछ बहुत टफ तो नहीं था, है ना। आइए चलिए देखते हैं ये लास्ट के एग्जाम्पल। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सोल्यूशन बी यूज टू प्रिपेयर इतना ml। ठीक है, 70% HNO3 बोला है ना, जो कंसंट्रेटेड है। ये भी मतलब आप टफर साइड में ले लो, चलो हो तो जाएगा जल्दी। अब क्या बोला? ये 70% एक HNO3 का सॉल्यूशन है जिसमें ये 70% है। हाउ मेनी ग्राम ऑफ कंसंट्रेटेड, इसका मास पूछ रहा है, कितना मास ले कि इससे मिला के क्या बना रहा है? एक सॉल्यूशन, और उस सॉल्यूशन का क्या है? 250 ml।
2 मोलर HNO3, 250 ml 2 मोलर। तो एक काम कर सकते हो आप, क्या यहाँ से मोल HNO3 का निकाल सकते हो? हाँ जी, निकल जाएगा। मोल ऑफ HNO3 इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। मोलारिटी कितना है 2, वॉल्यूम कितना है 250 डिवाइडेड बाई 1000। कितना आ गया बेटा 2/4। कितना आ गया 1/2। Half. इतने मोल आ गए, है ना। क्वेश्चन को देखो क्या पूछा है क्वेश्चन में। अच्छा, हाफ मोल का मतलब मास कितना आ गया HNO3 का, निकाल लेंगे। 1/2 इंटू मोलर मास, बताओ। H का 1 प्लस नाइट्रोजन 14 प्लस 48, कितना आ गया टोटल? बोलो ना। क्या 63 आ गया? 53 53 या 63 जी? 53 कहाँ से 53 आएगा? 48 अकेले यही है, इसमें 14 जोड़ दो तो भी वो 60 के ना, 50 तो यही है लगभग लगभग ना बेटा। 60 के ऊपर चला गया तो 63 आएगा। इसका मतलब कितना है बेटा? इसका जो मास है HNO3 का वो कितना है 63 बाई, इसने ही रहने दो ग्राम में, ठीक। अब इधर, लेकिन इसने पूछा है कि ये जो HNO3 का सॉल्यूशन बनाया है ये यहाँ से बनाया है, तो बताओ मेरे को HNO3 कितना चाहिए? इतना चाहिए, तभी ये बन पाएगा। बाकी पानी ऐड करना पड़ेगा इसके अंदर, वाटर ऐड करना पड़ेगा। तो ये मेरे को कहाँ से मिल रहा है? ये मुझे यहाँ से मिल रहा है। तो अब मैं क्या मानूंगा कि मान लिया कि x ग्राम मेरा HNO3 सैंपल लिया है, और इस सैंपल के अंदर कितने HNO3 हैं? 70% ही है। तो यानी x का 70/100 ग्राम ही मास ऑफ HNO3 इसमें मिलने वाला है। और यही मास कितना चाहिए मेरे को? 63/2। तो खत्म नहीं हो गया जी क्वेश्चन। x इज इक्वल टू 63/2 इंटू 100/70। 0 से 0 खा गया, कितना आया 63 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 7। मल्टीप्लाई कर लो बेटा, ये वैल्यू बता दो कितना आएगा। 45 40। ये तो सीधा सीधा कट रहा है। 9 टाइम्स 9 5 जा 45। कितना प्यारा आंसर आ रहा है यार ये 45। 45 देखो कितना सिंपल से। सर ये नेक्स्ट वाला रहने दीजिए, वो देखा नहीं था क्वेश्चन मैंने। इट्स ओके। व्हाट विल बी द वेट ऑफ CO एज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हाँ ठीक है, तो ये खत्म हो गया। अब मैं अगर इसके पेपर को इवेल्युएट करूं ना, इस पेपर को अगर मैं इवेल्युएट करूं, तो मैं 1 2 3 4 5 6 7 राइट 8 9 क्वेश्चंस, लगभग आपके पास 11 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके लिए इजी के साइड में थे, इजी टू मॉडरेट साइड में, और 9 क्वेश्चन में टफ साइड में। मान लिया कि आपने यार ये 9 के 9 भी नहीं किए, एक क्वेश्चन पे कितने मार्क्स मिल रहे थे आपको? 4 एक क्वेश्चन पे कितने नंबर मिल रहे थे बेटा? 4 मिल रहे थे ना सबको? बोलो। यस सर। yes तो अब 4 के हिसाब से आप हिसाब लगा लो कितने नंबर आपके आने चाहिए इसमें, केमिस्ट्री के अंदर कितने आने चाहिए। 44 हाँ, तो ये आपका इंटू 4, ये आपका जस्टिफाइड स्कोर होता। अगर आप 44 के ऊपर किए हो तो इसका मतलब एक डिसेंट इनफ आप काम कर रहे हो। डिसेंट इनफ इसलिए बोलूंगा, बहुत अच्छा तो नहीं बोलूंगा। डिसेंट इनफ इसलिए बोलूंगा क्योंकि आपने वो सारी चीजें करी जो कि प्रोटोटाइप में करना चाहिए, ठीक है। तो चलो भाई, इसी के साथ ये डिस्कशन ओवर होता है। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ इसका। एक मिनट, जस्ट अ मिनट बेटा। मुझे लग रहा है, चलो अच्छा ठीक है, एक सेकंड।